स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिन्वू के क्लासरूम के बाकी सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को पता चल जाता है कि जिन्वू की दोस्ती पुलिस वालों के साथ है। बाकी स्टूडेंट्स के अलावा जो जिन्वू की क्लास की गर्ल्स होती हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है सब चीजों में, और वो जिन्वू की काफी ज्यादा तारीफ करती है। और तभी जिन्वू के क्लासरूम का एक स्टूडेंट आकर उन लड़कियों को साइड करते हुए जिन्वू से कहता है, ओह लगता है तू काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लड़का जिन्वू के करीब आते हुए जिन्वू के माथे पर अपनी उंगली से दबाते हुए कहता है कि वैसे मैं तुमको थोड़ा सा परेशान करूंगा। तुम इसको कह सकते हो कि मैं तुम्हें बुली भी कर रहा हूँ। तो क्या तुम उस पुलिस ऑफिसर से मेरी शिकायत करोगे? तो क्या तुम इस सब चीजों को बाहर ले जाओगे यहाँ से? तुम बाहर ये सब चीजें नहीं बताओगे है ना? वैसे तुमको आराम से बता देना चाहिए जब मैं आराम से पूछ रहा हूँ तो, क्योंकि मैं भी बड़े आराम से पूछ रहा हूँ। तो इज्जत से बता दो, और मैं जो भी पूछूं उसका जवाब बड़े आराम से दो, नहीं तो अगर मैं गुस्से में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो बेचारा गुस्से में आता कि उसके पीछे से कोई उसकी गर्दन पकड़ता है और उस बेचारे की हालत खराब हो जाती है। तो एक्चुअल में ये कोई और नहीं, जिन्होंने ने जिस क्लब को ज्वाइन किया था उसके कैप्टन और उसके बाकी सभी स्टूडेंट्स थे। और ये लोग तो यहाँ पर जिन्वू से मिलने के लिए आए थे, लेकिन ये देखते हैं कि यहाँ पर तो जिन्वू को परेशान किया जा रहा है। ट्रैक एंड फील्ड क्लब का जो कैप्टन होता है वो उन लोगों की गर्दन पकड़ते हुए कहता है कि वैसे तुम लोगों को ट्रैक एंड फील्ड के लोगों से क्या काम? तुम्हें बहुत मजा आ रहा है इन लोगों को परेशान करने में, और वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ट्रैक एंड फील्ड के जो स्टूडेंट है वो बड़े भी हैं और ताकतवर भी हैं। इन बेचारों की हालत खराब होने लगती है। जिन्वू अपनी सीट से खड़ा होता है, वो अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी उसका कैप्टन जिन्वू से कहता है कि हम तो यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए आए थे, ताकि हमारे क्लब का जो टॉप मेंबर है वो इन इडियट्स की पिटाई ना कर दे। तो एक्चुअली में जिन्वू की बात कर रहा होता है, जिसपे जिन्वू अपने कैप्टन से कहता है कि मजाक मत कीजिए प्लीज। जिसपे उसका कैप्टन उससे कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं बताना भूल गया, हम लोगों ने वेलकम पार्टी रखी है अपने क्लब के नए मेंबर्स के लिए। वैसे तुम और योगिल आज तुम दोनों फ्री तो हो ना? जिसपे जिन्वू कहता है कि हाँ हम दोनों फ्री तो है। कैप्टन जिन्वू से कहता है तो फिर ठीक है, स्कूल के बाद तुम दोनों हमसे मिलना। और फिर वो कैप्टन वहां से जाने लगता है। जिन्वू उनसे पूछता है कि वैसे कैप्टन आप इन लोगों को कहाँ पे ले जा रहे हो? कैप्टन कहता है हाँ अच्छा इन लोगों की बात कर रहे हो क्या? मुझे भी नहीं पता कि हम लोग इनके साथ क्या करेंगे, कुछ तो बढ़िया करेंगे ही। और वो उन लोगों को वहां से खींच के लेके भाग जाते हैं और जाते जाते कहते हैं कि हाँ हम इनसे कुछ ना कुछ तो काम जरूर करवाएंगे। और जिन्वू सिर्फ उन लोगों को वहां से जाते हुए देखता रह जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा तेजी से उन लोगों को लेकर वहां से भाग गए थे। इसके बाद शाम हो जाती है, इन लोगों की छुट्टी रहती है। इवनिंग के टाइम जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो जो कैप्टन होता है वो जिन्वू से पूछता है कि वैसे वो लोग कौन थे, कोई सीरियस मैटर हो गया था क्या उन लोगों के साथ? तो ये उन्हीं लोगों की बात कर रहा था जिन लोगों को सुबह आज पीटा था ना। जिन्वू कहता है कि अरे नहीं आप चिंता मत कीजिए, वो लोग कंपटीशन में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं देंगे, वो तो बस ऐसे ही। तभी जिन्वू को पीछे से कोई उसका नाम लेके पुकारता है। तो जिन्वू कहता है अबे ये कौन आ गया अब? और तभी वो पीछे देखता है तो एक्चुअल में पीछे मिस्टर च्यूल थे। वो जिन्वू से कहते हैं कि वैसे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं? जिन्वू भी कहता है हाँ ठीक है। और फिर जिन्वू मिस्टर च्यूल के साथ जाने लगता है। तो कैप्टन जो होता है वो जिन्वू से कहता है कि ज्यादा लंबे समय तक मत बात करते रहना, और वेलकम पार्टी में जरूर आ जाना। याद रखना अगर तुम वेलकम पार्टी में जब तक नहीं आते हो, योगिल को हमने होस्टेज बना रखा है, तो जरूर आना। योगिल बेचारा कहता कि कैप्टन मेरे को तो छोड़ दीजिए, आराम से पकड़िए। और फिर जिन्वू और मिस्टर च्यूल पार्क में चले जाते हैं बातचीत करने के लिए। जिन्वू मिस्टर च्यूल से कहता है कि वैसे उन लोगों ने मेरे दोस्त को पकड़ लिया है, तो मैं आपसे ज्यादा लंबे समय तक बात नहीं कर पाऊंगा, तो आपको जो भी बातचीत वगैरह करनी है फटाफट कीजिए। वैसे आप मेरे से किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं? मिस्टर च्यूल जिन्होंने कहते हैं कि मिस्टर सांग, और वो रोने लगते हैं। कहते हैं कि ये क्या क्या ये सच में आप ही हैं? तो असल में जब मिस्टर च्यूल जिन्वू के स्कूल गए थे उसे बातचीत करने के लिए, और फिर जब जिन्वू ने उनसे बेरू की तस्वीर ले ली थी, और फिर जब वो वहां से वापस जाने लग गए थे, उसके बाद उनके साथ एक इंसिडेंट होता है वहीं पर ही, जहाँ पर उनको उनका जितना भी पास्ट था वो सब कुछ उनको याद आने लगता है। यानी कि एक फ्लैशबैक की तरह उनको सब कुछ उनके माइंड में चलने लगता है। अभी सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि असल में फ्लैशबैक में जिस इंसान की तस्वीर दिखाई जा रही थी वो तो मिस्टर च्यूल ही थे। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं कोई सपना भी नहीं देख रहा हूँ। और फिर उनको वो सारे के सारे फ्लैशबैक आते हैं
जो कि असल में कप ऑफ रेनकार्टिनेशन का इस्तेमाल करने के बाद वो भूल गए थे। वो सारा सारा फ्लैशबैक उनको याद आ जाता है। अभी सब कुछ देख कर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उनको वो सब कुछ पता चल जाता है कि हंटर्स क्या होते हैं, मॉन्स्टर्स क्या होते हैं, डंजन क्या होता है, रैंक्स क्या होती है, वो सब कुछ उनको समझ में आ जाता है। लेकिन वो अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है। और फिर वहीं सपने में ही यानी उस फ्लैशबैक में ही मिस्टर च्यूल जिनको से पूछते हैं कि वैसे क्या आप उन सभी मोनार्च के खिलाफ खुद ही लड़ेंगे मिस्टर जिन्वू। जिस पे जिन्वू कहता है कि हाँ, क्योंकि जो हायर बीइंग होते हैं उनकी मेमोरी टाइम के फ्लो की वजह से अफेक्ट नहीं होती है, तो उनको सब कुछ याद होगा। इसके बाद मिस्टर च्यूल और जिन्वू की जो बातचीत होती है वो कंटिन्यू होती है। मिस्टर च्यूल जिन्वू से पूछते हैं कि आखिरकार वैसे तुमको कितना समय लग गया उन मोनार्च को डायमेंशन रिफ्ट के अंदर हराने में, तुमने कितने साल तक उन लोगों से फाइट की। ये सवाल पूछने के बाद मिस्टर च्यूल अपने मन में सोचते कहते हैं कि जहां तक मैंने रिकॉर्ड देखा है उसके हिसाब से तो मिस्टर जिन्वू लगभग 2 साल तक गायब थे। लेकिन ये तो नामुमकिन है कि सिर्फ 2 साल के अंदर इतने ज्यादा ताकतवर मोनार्च को हराया जा सके। जिस पे जिन्वू उनका रिप्लाई देते हुए कहता है कि 27 साल, 27 ईयर्स। ये चीज सुनकर तो मिस्टर च्यूल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से तो जिन्वू सिर्फ 2 साल के लिए गायब था, लेकिन ये कह रहा है कि वो 27 साल तक उन लोगों से लड़ता रहा। हालांकि मिस्टर च्यूल उससे इसके बारे में आगे कुछ ज्यादा नहीं पूछते हैं। मिस्टर च्यूल उससे आगे पूछते हैं कि वैसे क्या तुमने इन सब चीजों के बारे में रिग्रेट किया, क्या तुमको कोई रिग्रेट है। जिसपे जिन्वू उनसे कहता है कि नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने ये क्वेश्चन कितनी बार आए, मेरा डिसीजन हरदम एक ही रहेगा। मिस्टर च्यूल जिन्वू से कहते हैं ओ ये बात है, वैसे ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जिन्होंने कहता है कि हाँ, इसके साथ मैं खुश हूँ और इसके साथ साथ मैं अपनी फिजिकल बॉडी को भी एकदम फिट रख रहा हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा नहीं हो सकता, यानी कि मेरी एज ही नहीं बढ़ेगी। ये बात सुन के मिस्टर चूल और भी ज्यादा हैरान होते हैं। अपने मन में सोचते हो कहते हैं क्या अमर हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर जिन्वू के पास इस समय गॉड का स्टेटस है। लेकिन फिर भी इनके पास इतनी ज्यादा ताकतवर पावरफुल पावर होने के बाद भी इन्होंने अपनी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान उतरे जीने की सोची। मिस्टर च्यूल जिन्वू से आगे पूछते हैं कि वैसे तुमने क्या कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है कि तुम वैसे भविष्य में क्या करोगे। जिन्वू उनका रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, वैसे मैंने अभी कुछ ज्यादा कुछ तो नहीं सोचा है। हाँ, अभी तक तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा है। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मिस्टर च्यूल जिन्वू से ये सवाल क्यों कर रहे हैं। यार 10वीं 12वीं का लड़का इतना सब कुछ सोचता है क्या स्कूल वाला, कि उसको भविष्य में क्या करना है। क्या कह रहे हो, एग्जाम क्रैक करना है। हाँ गाइज, जिन्वू भी कोई एग्जाम क्रैक करेगा वैसे मेरे को लग रहा है। मिस्टर च्यूल जिन्वू से आगे पूछते हैं कि तो फिर तुम हमको क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो। जिन्वू कहता है क्या क्या मतलब पुलिस। मिस्टर च्यूल कहते हैं कि हाँ, अभी रिसेंटली जो क्रिमिनल्स आए थे ना स्टेशन पर, उन्होंने उन शैडो सोल्जर्स के बारे में बात की थी, तो काफी सारे जो लोग हैं उस चीज के बारे में डरे हुए हैं। जिस पे जिन्वू मिस्टर च्यूल से कहता है कि अगर मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली तो बाकी ऑफिसर्स को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जिसे मिस्टर च्यूल कहते हैं कि हाँ, और वैसे भी हम लोग भी तो कुछ ऐसी ही दुनिया बनाने की सोच रहे थे ना। जिस पे जिन्वू उनसे कहता है कि चलिए ठीक है, इस चीज के बारे में मैं सोचूंगा। और फिर जिन्वू वहां से उनको बाय बोल के जाने लगता है। मिस्टर च्यूल उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार करूंगा। जिन्वू उनको कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, मेरे को पता है कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी हम लोग एक वैली को देखते हैं जहाँ पर एक टूरिस्ट घूमने के लिए आया हुआ था। तो ये महीना अप्रैल और मई का था, और तभी आसमान में एक अजीब सी चीज होती है, और तभी वो इमरजेंसी कॉल मिलाता है इमरजेंसी कॉल सेंटर पर। वो उन लोगों को फोन करके बताता है कि हेलो, मैं एक ट्रेवलर बोल रहा हूँ। उस ट्रेवलर से पूछा जाता है कि आपने इमरजेंसी कॉल सेंटर पे कॉल मिलाई है, क्या वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या। जिसपे वो बताता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिसपे उससे पूछा जाता है कि तो फिर आपने कॉल क्यों मिलाई है सर इमरजेंसी नंबर पर। जिसपे वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब मैंने आपको कॉल इसलिए नहीं मिलाई है क्योंकि मैं खतरे में हूँ। मैंने आप लोगों को कॉल इसलिए मिलाई है क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा अजीब चीज देखी है यहाँ पर अपने सामने। जिसपे वो कहते हैं कि सर वैसे क्या जो आपकी सिचुएशन है वो अर्जेंट है, अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन है तो बताइए, हम वहाँ पर किसी को भेज देते हैं आपकी हेल्प के लिए। जिसपे कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता एक्चुअल में कि मैं इसको अर्जेंट कहूँ कि क्या कहूँ, लेकिन सही बताऊं तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। जिसपे वो लड़की कहती है क्या मतलब क्या सर, आप एक बार समझाइए तो सही, हुआ क्या सर। वो उसको बताता है कि आसमान में कुछ चीज ब्रेक हो रही है, मानो आसमान फट रहा है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफी सारे क्रैक्स आ रहे हैं आसमान में। वो बताता है कि आसमान पूरी तरीके से टूट रहा है, मानो वो उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। मुझे नहीं पता आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है मेरे को। और फिर वो सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ
हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने घर पर अपने रूम में बैठकर अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर जिन्वू कुछ करे ना करे लेकिन इसको एक काम जरूर करना है, अपने स्कूल का होमवर्क। अगर वो ये नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी और वो अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो आप लोग भी तो होमवर्क कर ही लेते होगे ना, नहीं तो फिर आप लोगों को पता ही है क्या होता होगा आप लोगों के साथ। और इसलिए बेचारा जिन्वू भी अपना होमवर्क कर रहा होता है। इग्रीज जिन्वू से कहता है कि आपको प्रॉब्लम नंबर 24 को एक अलग नजरिया से देखना चाहिए माई किंग। वैसे क्या सोच रहे हैं माई किंग? जिन्वू फ्रूट खाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये किस प्रकार की फीलिंग है। तो शायद जिन्वू को भी पता चल गया था कि वो जो आसमान क्रैक हो रहा है उसमें से कुछ ना कुछ तो अजीब चीज निकलने वाली है। इसके बाद अगले सीन हम लोग जिन्वू और रूलर्स का जो असिस्टेंट होता है उसको देखते हैं। वो बड़े बड़े जाइंट्स की एक जनजाति है, उनकी एक ट्राइब है और वो ऐसे प्लानेट पे रहते हैं जिस जगह पर वो लोग रॉक्स को खाकर यानी पत्थर चट्टानों को खाकर अपने आप को जिंदा रखते हैं। और उन दुष्ट प्राणियों को उनकी अपनी दुनिया में टाइटन्स कहा जाता है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आखिरकार अर्थ क्यों आ रहे हैं। जिसपे जिन्वू उनसे कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब वो हमारे दोस्त नहीं है। वो कहता है कि अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन्वू से पूछता है कि वैसे क्या कप ऑफ रेनकार्टिनेशन का इस्तेमाल करने से पहले ऐसा कभी हुआ था? जिसपे वो जिन्वू को बताता है कि हाँ, असल में कप ऑफ रेनकार्टिनेशन का इस्तेमाल करने से पहले वो लोग हमारी दुनिया में आए थे, लेकिन मानो अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। जिसपे जिन्वू कहता है तो असल में पहले उनका जो टारगेट था वो तुम्हारी दुनिया थी, लेकिन अब उन लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब वो पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं यानी अर्थ की तरफ। जिसपे कहता है कि हाँ। जिसपे जिन्वू कहता है ओ तो जरूर वो मेरी वजह से यहाँ पर आए हैं, मैं ही वो कारण हूँ जिस वजह से वो लोग यहाँ पर आ गए। जिसपे वो जिन्वू को बताता है कि जहाँ तक रूलर्स का मानना है उन्होंने आपकी जो इनक्रेडिबल पावर है उसका पीछा किया और वो लोग यहाँ पर आ गए और रूलर्स ने ऑलरेडी ही अपनी हेवनली आर्मी को यहाँ के लिए भेज दिया है। जिसपे जिन्वू कहता है कि नहीं, वो लोग समय पर नहीं आ पाएंगे। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यहाँ तक कि रूलर्स अभी और इसी वक्त अपने वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड में एक गेट बनाने की सोचे भी तो भी कम से कम उन लोगों को काफी साल लग जाएगा और इतने समय में तो सब कुछ पहले ही खत्म हो जाएगा। जिसपे जिन्वू से कहता है कि उन टाइटन्स को मैं खुद ही संभाल लूंगा। उसके बाद हम लोग उसी जगह का सीन देखते हैं, यूएस के वेस्टर्न पार्ट में जो डिजर्ट होता है वहां का। जिस जगह की बात उस ट्रैवलर ने की थी वहां पर आर्मी को बुला लिया गया था और चारों तरफ के एरिया को आम लोगों के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। तो असल में यूएस गवर्नमेंट ने उस एरिया के आसपास हर जगह को सील कर दिया था और सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट को भी वहां पर बुला लिया था कि ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन वो स्पेशलिस्ट इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। जो स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट, वो आर्मी के चीफ को बताता है कि मैंने काफी कुछ पता लगाने की कोशिश की लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। वैसे मैं इन सब चीजों के ऊपर लगभग पिछले 30 साल से रिसर्च कर रहा हूँ लेकिन आज तक मैंने इस प्रकार की कोई चीज कभी देखी ही नहीं है। जिसपे आर्मी चीफ उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई चीज हमारे ऊपर आके अटैक करेगी भी तो हम उन चीज को खुद ही देख लेंगे। और तभी तभी वो लोग देखते हैं कि उनके जो टैंक होते हैं वो आसमान में उड़ने लग जाते हैं। आसपास जो गाड़ियां होती हैं, आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, वो सभी के सभी आसमान में उड़ने लग जाते हैं। और दूर खड़ा ये सब कुछ जिन्वू देख रहा था। तो एक्चुअल में ये सब कुछ जिन्वू ही कर रहा था। जिन्वू कहता है कि ये वीपन्स उन टाइटन्स के ऊपर कोई असर नहीं डाल पाएंगे, ये वीपन्स तो उन टाइटन्स के ऊपर वर्क ही नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से ही सेट कर दिया गया है। मैं कह सकता हूँ हमारे दुश्मन इस धरती को, अर्थ को लूटने पर तुले पड़े हैं। तो चलो ठीक है, देखते हैं। और वैसे भी मैं उन लोगों को फील कर सकता हूँ। और फिर जिन्वू यहाँ पर अपने डैगर को भी समन करता है, काफी सारे डैगर्स को और अपने मेन डैगर को भी, और कहता है तो चलो फिर ठीक है। और अगर तुम लोग अब यहाँ पर आ ही गए हो तो चलो फिर तुमको अब फाइट भी करनी ही पड़ेगी एक मोनार्च से, जो कि असल में एक हंटर भी है। और फिर जिन्वू बाकी सभी सोल्जर्स को वापस जमीन पर फेंक देता है। तो अब जिन्वू ने इन लोगों के साथ ऐसा इसलिए किया था ताकि इन लोगों को हिंट दे सके कि इन लोगों के जो वीपन्स हैं वो इन नए एनिमी के ऊपर वर्क नहीं करेंगे और इसीलिए चुपचाप ये लोग यहाँ से चले जाएं। जिन्वू इन सभी लोगों को अपने दम पर संभाल लेगा। आर्मी का जो चीफ होता है उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। वो कहता है कि आखिरकार धरती पर
चल क्या रहा है। और तभी वो साइड में देखता है तो आसमान में से कुछ चीज निकल रही होती है। अब इस चीज को देख कर तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो एक्चुअल में आसमान के अंदर इस धरती के नए दुश्मन यानी कि टाइटन्स आ रहे थे और इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी। और जिन्वू आराम से खड़ा था इनका वेलकम करने के लिए। टाइटन्स का बॉस जिन्वू से कहता है कि ये सब क्या है, तुमको क्या सच में लगता है कि तुम अकेले हम टाइटन्स को रोक पाओगे। जिन्वू से कहता है कि वैसे क्या तुमको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ। और फिर जिन्वू अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन करता है और फिर यहाँ पर जिन्वू की कंप्लीटली शैडो आर्मी चारों तरफ से आने लगती है। जितने भी जिन्वू के शैडो सोल्जर्स थे वो सभी के सभी वहां पर समन हो जाते हैं। साथ ही में बेलियन की जितनी भी आर्मी थी वो सब के सब मॉन्स्टर्स वहां पर समन हो जाते हैं। यानी कि बेलियन के आर्मी के जितने भी मॉन्स्टर थे, जितने भी पावरफुल, कंप्लीटली बेलियन की आर्मी भी वहां पर आ जाती है। क्योंकि कप ऑफ रेन कार्टेंस का इस्तेमाल करने के बाद भी जिन्वू के पास बेलियन की कंप्लीट आर्मी रहेगी। और जिन्वू की जो आर्मी थी वो पहले से भी बहुत ज्यादा थी। और देखते ही देखते जिन्वू की कंप्लीट आर्मी वहां पर समन हो जाती है। और ये वाला सीन देखने में बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा था। अब इस चीज को देखकर टाइटन्स का बॉस थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि वो जिन्वू को हल्के में ले रहा था। उसे लग रहा था कि जिन्वू अकेला है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि जिन्वू के साथ यहाँ पर पूरी की पूरी फौज खड़ी है। उसको भी थोड़ा सा भरोसा तो हो गया था कि मेरा इस समय जो अपोनेंट है वो ताकतवर है, उसको हल्के में लेना गलती हो सकती है। और फिर जिन्वू बोलता है अटैक, और फिर ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद हम लोग यूएस में प्रेसिडेंट को ऑफिस को देखते हैं। प्रेसिडेंट को ये न्यूज मिल गई होती है। वो अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि पहले तो आसमान पूरा क्लियर था और साफ था, कहीं भी किसी प्रकार का कोई क्रैक नहीं था। और फिर एकदम से वहां पर कुछ हुआ और वहां पर क्रैक आने लग गया। अब ये क्या चल रहा है। और धरती के इतिहास में आज से इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वैसे क्या इस क्राइसिस को हम लोग संभाल सकते हैं बिना पब्लिक को कुछ बताए? मुझे नहीं लगता। नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी तो ये है कि उस स्काई के अंदर से जो कुछ भी आएगा क्या हम उस चीज को हैंडल कर भी पाएंगे। हम उनके ऑफिस के बाहर किसी मिलिट्री चीफ को देखते हैं जो कि ये सारी बात प्रेसिडेंट को बता देता है। प्रेसिडेंट कहते हैं वैसे क्या जो तुम कह रहे हो वो सच है ना? मिलिट्री चीफ कहता है कि हाँ सर, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, बाकी सब कुछ मैं आपको मीटिंग रूम में एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर ये लोग मीटिंग रूम में आ जाते हैं। मिलिट्री का चीफ बाकी सभी लोग यहाँ पर जो मीटिंग रूम में होते हैं उन सभी लोगों को जिन्वू की वो क्लिप दिखाता है। वो कहता है कि एक बार आप इस क्लिप को देखिए, ये वीडियो उस जगह से रिकॉर्ड की गई है ड्रोन्स और रोबोट्स की मदद से जहाँ पर आसमान से स्काई में क्रैक आया है। अभी ये सब कुछ देखकर बाकी सभी जो लोग होते हैं कहते हैं कि आखिरकार इस धरती पर चल क्या रहा है, अर्थ पर हो क्या रहा है। दूसरा बंदा कहता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है, ये यहाँ पर जो खड़ा है। एक्चुअली वो जिन्वू की बात कर रहा था क्योंकि इन लोगों को तो जिन्वू के बारे में, शैडो आर्मी के बारे में, हंटर्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है ना। तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं इस चीज को देखकर कि आखिरकार ये कौन है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि वैसे ये जो लड़का है क्या ये एशियन है, आखिरकार वो लड़का है कौन। और फिर वो मिलिट्री चीफ से पूछता है जिसका नाम हैरिसन होता है, उससे कहता है कि वैसे सैनिक कहाँ चले गए, आर्मी कहाँ चली गई, और आखिरकार वो लड़का उन मॉन्स्टर्स के बीच क्यों खड़ा है। जिसपे आर्मी चीफ कहता है कि इस चीज का जवाब तो सर मैं भी जानना चाहता हूँ। और इस तरफ हम लोग फिर से देखते हैं जिन्वू की शैडो आर्मी का सीन, जहाँ पर ये सभी के सभी लोग तैयार होते हैं इन टाइटन्स के ऊपर अटैक करके इनको खत्म करने के लिए। और टाइटन्स भी तैयार होते हैं इनसे लड़ने के लिए। अब टाइटन्स को तो लग रहा था कि आखिरकार ये लड़का और इसके मामूली ड्रैगन्स जो इसकी आर्मी है वो इनका क्या ही बिगाड़ लेगी। और इसीलिए वो एकदम आराम से खड़े होते हैं इन लोगों से फाइट करने के लिए। उन लोगों को तो बिल्कुल डर ही नहीं होता है। वो लोग जिन्वू को और उसकी शैडो आर्मी को मामूली समझ रहे होते हैं। और फिर टस्क अपने ऑर्ब की मदद से एक बहुत बड़ा फायर अटैक करता है ताकि वो इन टाइटन्स को बता सके कि इनको कमजोर ना समझा जाए। और टस्क ने जो ऑर्ब की हेल्प से एक बहुत बड़ा फायर अटैक किया था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और जैसे ही टस्क ये अटैक करता है टाइटन्स भड़क जाते हैं। और एक तरफ थी जिन्वू की कंप्लीट शैडो आर्मी और दूसरी तरफ थे टाइटन्स। और ये सभी के सभी एक दूसरे से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, मानो इन लोगों के ऊपर एक दूसरे को मारने का भूत सवार हो। ये तो पूरे जोश में थे कि एक दूसरे को खत्म ही कर देंगे, लेकिन शायद टाइटन्स को नहीं मालूम था कि जिन्वू के शैडो सोल्जर्स मरने के बाद भी रीजनरेट कर सकते हैं। और फिर इन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, टाइटन्स भी कमजोर नहीं थे। ये लोग भी जिन्वू के आर्मी को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे और अपना जिन्वू
अपनी ताकत दिखाता है और वो काफी ज्यादा तेजी से जाकर काफी सारे टाइटन्स को अपने डैगर से एक ही बार में खत्म कर देता है। वो टाइटन्स कुछ समझ पाते, जिन्वू को देख पाते, कोई मूवमेंट कर पाते, जिन्वू पर अटैक कर पाते, उससे पहले जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से आकर उन टाइटन्स को खत्म करते जा रहा था। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन्वू इस समय एक डैगर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिन्वू यहाँ पर मल्टीपल डैगर का इस्तेमाल कर रहा है और काफी डैगर की हेल्प से वो इन लोगों के ऊपर अलग अलग दिशाओं से अटैक कर रहा था। यानी कि जिन्वू अब काफी सारे डैगर्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है और फिर जिन्वू सारे डैगर्स को बड़े स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है और एक साथ एक डायरेक्शन में उन टाइटन्स के ऊपर अटैक करता है। और वो टाइटन्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही जिन्वू के डैगर जाकर उन बड़े बड़े जायंट्स टाइटन्स को खत्म कर देते हैं। और फिर जिन्वू जो टाइटन का बॉस था उसके ऊपर भी अटैक करता है। हालांकि उसको ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो जिन्वू से कहता है, वैसे क्या तुमको सच में लगता है कि इस प्रकार के अटैक मेरा कुछ बिगाड़ भी पाएंगे? और इसके बाद जिन्वू एक बहुत बड़ा अटैक करने के लिए तैयार होता है। जिन्वू आसमान में उड़ता है और अपनी काफी सारी पावर्स एक जगह इकट्ठा करता है और वो रेडी होता है अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा कर कर उस टाइटन्स के ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर जिन्वू काफी सारी पावर को अपने हाथ में एक साथ इकट्ठा कर कर उस टाइटन की तरफ बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और काफी ज्यादा तेजी से उस टाइटन की तरफ जाता है ताकि उसको अपने एक ही अटैक में खत्म कर सके और बहुत ज्यादा तेज से जाकर उस टाइटन के ऊपर अटैक करता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वाली वीडियो पे हम लोग एम करते हैं 10 के लाइक्स का। मुझे पता है आप लोग करवा दोगे। और दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और कुछ नए लोगों ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है तो उन सभी लोगों का नाम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी लोगों को थैंक्स। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट एपिसोड में।